जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेस पॉइंट 95 पे। तो दोस्तों आज हम सबके बीच में सोनू जी हैं, यानी सोनू सर हैं। और हम कुछ इनके बारे में जानेंगे। क्या कि इससे पहले मनीष सर का लिए थे वीडियो जो इंटरव्यू, उनमें सर ने बहुत सारा चीज़ को बताया था। अब जो है हम सोनू सर का ले रहे हैं इंटरव्यू। ये बक्सर के निवासी हैं और ये पहले ग्रुप डी में रह चुके हैं। तो हमें लगता है कि जो ग्रुप डी में है, मैंने ऐसे तमाम बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो ग्रुप डी से आपका एएसओ बने हैं। आप सीजीएल टॉपर का भी अगर नाम सुने होंगे, मनीष जी, वो भी ग्रुप डी से ही आए हैं। तो अधिकांश लोग आए हैं, तो जो है उसमें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, और जो नहीं जब में भी है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो सोनू सर जो है ग्रुप डी में थे और आज एएसओ बने हैं। तो हम इनके बारे में बेसिक जानकारी आप सभी को बीच शेयर करना चाहेंगे। सर ने किस तरह से पढ़ाई की, जो स्टडी जो करने का तरीका था क्या था, कौन कौन बुकों का अध्ययन किए थे, और किस तरह से ये जो है ना एक डेडिकेशन के साथ ग्रुप डी में रहते हुए यहाँ एएसओ बन गए। तो चलिए सोनू सर का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं सोनू कुमार, अभी मैं सीजीएल 3 के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और इससे पहले मैं ग्रुप डी के तहत मैंने कार्यरत था। और उस दौरान हमने इस तैयारी को जारी रखा, क्योंकि अगर आप मतलब कि कोई भी पोस्ट पे रहे, अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो तैयारी करें, और अगर उस पोस्ट से संतुष्ट है तो कोई बात नहीं, अगर संतुष्ट नहीं है तो अपनी तैयारी को जारी रखें और हमेशा मेहनत करते रहें, जिससे कि आप आगे सफलता पा सकें। तो सर हम ये जानना चाहेंगे, आपकी डेडिकेशन हमें लगता है बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ग्रुप डी आपको लगा कि नहीं अच्छा है और हम अच्छा करने के लिए मेहनत आप मैंने की है जिस तरह से। तो आपने सर पढ़ाई कैसे की, जो ग्रुप डी में थे, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किए, ये थोड़ा बता दीजिए, किस तरह से सेट बनाते हैं। अगर हम किसी भी पोस्ट पे हैं, अगर उससे खुश नहीं रहते हैं तो अपने टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। और वहाँ कुछ ऐसा मतलब कि हमारा मतलब कि जो स्टेशन मिला हुआ था, तो वहाँ छोटा स्टेशन होने की वजह से कुछ टाइम ही मिला, जिसका हमने भरपूर मतलब कि इस्तेमाल करते हुए अपनी तैयारी को जारी और अपने टाइम को मतलब कि महत्व देते हुए और तैयारी जारी रखते हुए मैं अपने किताब और प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से रिव्यू करते हुए अपनी तैयारी को जारी रखा। हाँ सर, ये जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन से बुक का आप अध्ययन किए थे। ये थोड़ा जो है ना हमारे कई सारे साथियों का कहना रहता है, कमेंट में ही बार बार मैंने करते हैं कि हाँ सर, आप लोगों ने कौन कौन सा बुक का जो है ना अध्ययन किया था। ये मैंने होता है कि बहुत सारे लोग हैं कि वीडियो बनाते हैं तो उसमें बहुत चीज़ बताने लगते हैं कि हम ये चीज़ वो चीज़ पढ़े थे। आप सिंपल सर ये बताइए कौन कौन से बुक का अध्ययन किए थे, ये चीज़ बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिमांड है। जी, अगर किताब की बात करें तो मैं लुसेंट और क्राउन और ये महेश वर्णवाल की पुस्तकें जो मतलब थी, और प्रैक्टिस सेट एक आध दो, जिससे मतलब कि अगर थ्योरी करते हुए प्रैक्टिस सेट भी मतलब कि मैंने बहुत लगाया। और प्रैक्टिस सेट को मैंने लगाने के बाद मैंने उसका एनालिसिस भी किया। और बुक की बात करें तो लुसेंट और क्राउन ज़्यादातर मैंने फोकस में रहा हमारे तैयारी के दौरान। अच्छा अच्छा। तो सर ने बताया कि लुसेंट का जो है ना जो प्राथमिकता है, हमने एक वीडियो बनाया था इस पर कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। वो लुसेंट के लिए बोला था कि इसका जो है ना हमेशा ये चीज़ है, कहीं भी जाइएगा, जो भी स्टूडेंट रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर, उनके पास मिल जाएगा। चाहे बीपीएससी का तैयारी जो कर रहे हैं उनके पास भी ये लुसेंट मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ जो है ना, ये हमें लगता है कि जो एनसीईआरटी है उसी का जो मेन मेन पॉइंट है उसको लुसेंट में समाहित किया है। मैंने एक लुसेंट का निर्माण किया है। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा। सर सभी विद्यार्थियों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लुसेंट और जो भी केबीसी नैनो, लुसेंट या क्राउन एक बेसिक बुक है, आपकी एक बेसिक जानकारी को दे सकता है। लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे हम सीजीएल निकालना, चाहे एसएससी सीजीएल हो, बिहार सीजीएल हो, चाहे कोई स्टेट सीजीएल हो, उसमें आपको एक एडवांस कोई बुक भी आपको अध्ययन करनी पड़ती है। तो इसलिए आप अपने स्तर से जो भी आपको लगे कि ये एडवांस बुक है, जैसे 100 अगर क्वेश्चन है तो उसमें से 70% क्वेश्चन आपको लूसेंट या जो भी नॉर्मल बुक है, बेसिक बुक है, उससे आपको मैच कर जाएगा।
और लेकिन अगर एक्स्ट्रा आपको 20 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थोड़ी सी 1 या 2 बुक एडवांस की आपको जरूर अध्ययन कर लेनी चाहिए, जो आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो देखिए एक तो चीज़ बहुत मैंने सही बोले कि ये लुसेंट और जो एसपीडी की बात होती है केबीसी नैनो को, तो ये तो है कि है वाक़ई में बेसिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, ठीक है ना? इसके अलावा एक ऐसा बुक का हमको अध्ययन करना है जो एक्स्ट्रा में अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वहाँ से आप उसको कवर कर लें। तो सर ये आप जो बता रहे थे बुक का, ठीक है? हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे सर कि आप जब सेट बनाते थे तो कितना मार्क्स आता था? और सेट का जो एनालिसिस है कैसे टाइम मैनेजमेंट करके करते थे? यानी कि जब सेट बनाते थे उसी समय कर लेते थे कि बाद में करते थे? मेरा मतलब प्रैक्टिस सेट करने के दौरान मेरा स्कोर मतलब कि 125-30 के बीच रहता था। और मैं प्रैक्टिस सेट लगाने के उपरांत ही मतलब कि उसका एनालिसिस करता था। उससे क्या होता था कि मतलब कि उसके लिए अलग से टाइम निकालना नहीं पड़ता था, उसी टाइम मतलब कि उसको देखकर और फिर थ्योरी पेपर के लिए देती थी। हाँ, कितना मार्क्स आता था सर? 125-30 के सोनू सर के बात में सोनू सर के बात में मैं एक बात और भी ऐड करना चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट जब भी बनाते हैं, मतलब मैं पहले आप एक ही या 2 ही 3 ही प्रैक्टिस सेट करें, आपके हिसाब से है, लेकिन 3 बुक में ही आप प्रैक्टिस सेट जब भी बनाए तो एक टाइम देख के नहीं बनाना है कि हमको मतलब अगर 2 घंटे का एग्जाम है तो हमको 2 घंटे का टाइम लगा लेना है तब बनाना है। हमको पहले तो जैसे कहा ना सर, एक बेसिक है कि पहले हमको हथियार चलाने आना चाहिए। जब हथियार चलाने आ ही नहीं रहा है और हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो पहले हमको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आने चाहिए कि हमको कैसे सॉल्व करना है। हाँ, आप बेशक घड़ी लगा के जैसे भी हो आप करें, लेकिन वो एग्जाम से 1 महीने पहले करें। वो 1 महीने में आप अगर 50, 60, 70 प्रैक्टिस लगा तो वो आप करें टाइम लगा के। लेकिन अगर उससे आप पहले कर रहे हैं, जैसे एग्जाम से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, तो वो आप नॉर्मल के साथ करें। ये ना हो कि अगर 150 क्वेश्चन है तो लगातार नहीं, अगर ठीक है 70, 75, 80 क्वेश्चन एक साथ लगा ले फिर लगा ले। ये जरूरी नहीं है कि एकदम सब क्वेश्चन हम घड़ी लगा के साथ ही करें, वो 1 महीने पहले होना चाहिए। यही मेरा सभी विद्यार्थियों का, जैसे मैंने किया है इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। चलिए, सर ने एक चीज़ बताया कि हाँ सेट जो है ना टाइम लगा के ही करना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है ना सर अभी ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हो गया, पहले जो था कि वो मार्कशीट पर भरना था, इसमें लगभग 15 से 20 मिनट स्टूडेंट को लग जाता था। हाँ, 15 से 20 वही लगभग करीब में। अभी जो है कि ऑनलाइन हो गया है तो इसमें कंप्यूटर पर ही क्लिक कर देना है, इसमें टाइम थोड़ा बहुत बचेगा, लेकिन इसका मतलब ये है ना कि हाँ आपको टाइम लेना है। कोशिश करना है कि 1 घंटा 45 या 50 में आपको पूरा क्वेश्चन बन जाना चाहिए, क्या बनना चाहिए। तो सर इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे, बोलिए। जी, आप कितना समय में सर आप सेट बना लेते थे, ये बताइए। वही लमसम मतलब कि इसको अगर प्रैक्टिस सेट की बात करें तो 1 घंटा 45-50 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन था तो उसमें मतलब कि 20-25 मिनट मैंने अपना भरने में मतलब सब चला जाता है। तो कोशिश मतलब कि शुरू तो मैंने जब प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं तो टाइम मतलब कि कोई का वैल्यू नहीं है। अपना मतलब कि पहले स्कोर कितना बन रहा है, कितना टाइम मैंने में बन रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर धीरे-धीरे आप मतलब क्या आपका मतलब कि कुछ तैयारी बढ़ती जा रही है तो उसके बाद अपना मतलब कि अगर एग्ज़ाम 1 मंथ है तो उससे पहले टाइम मतलब कि देख के अपना प्रैक्टिस सेट मतलब कर सकते हैं कि टाइम के अंदर हम अपना प्रैक्टिस सेट बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो वो 1 महीना जैसे मनीष जी ने बताया कि 1 महीना या मानो उससे कम समय है तो टाइम का मतलब कि देख के अपनी प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो अगर ऑनलाइन अभी जिस तरह से होगा माने नोटिफिकेशन आ गया है कि ऑनलाइन होगा तो उसमें मतलब है कि 2 घंटा और 1 घंटा 50 मिनट के अंतराल पे मतलब कि अपना प्रैक्टिस सेट अंतिम माने समय में परीक्षा के दौरान करके जाए, जिससे कि वहाँ मतलब कि आपको कुछ टाइम का मतलब कि कमी ना मतलब महसूस हो। सर आप मनीष सर से हम एक चीज़ जानना चाहेंगे सर, आप जब सेट बना रहे थे तो आप कितना टाइम ले रहे थे और मार्क्स कितना आता था? मैं सभी विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूँ कि मैंने शुरू में बनाया था तो मैं पहले ही बताया कि मैं टाइम नहीं लगाता था, लेकिन जब मैंने 1 महीना जब एग्ज़ाम का बचा और जब मैं प्रैक्टिस सेट लगाने लगा
तो क्वेश्चन की संख्या 150 थी और टाइम 2.25 घंटे रहती थी। तो मैं वही सोनू सर से सहमत हूँ कि 1 घंटा 50 मिनट 45 मिनट में आप पूरी सवाल को कंप्लीट कर लीजिए, ये बढ़िया है। और मेरा स्कोर लगभग 130 28 मतलब निगेटिव सब करके मेरा 128 27 29 24 25 और सेट पे डिपेंड करता था कि आप कौन सा पब्लिकेशन के सेट पे सेट प्रैक्टिस कर रहे हो। पब्लिकेशन के सेट पे डिपेंड करता, क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता। लेकिन मेरा एवरेज देखा जाए तो 100 150 में से 125 27 28 यही इसी के आसपास निगेटिव करके आ जाता था जी। हाँ, तो देखिए दोस्तों, जैसे ने सर ने बताया कि हाँ 120 प्लस ही इन लोगों का रहता था हमेशा, जो भी सेट वगैरह बना रहे थे। इसका मतलब है कि सर अभी बात किया जाए कि सीजीएल में लगभग कितना आप लोग का मार्क्स आया था, क्या बता पाएंगे सीजीएल का लगभग? इसका तो कोई मैंने तो दिया नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग के मतलब मुताबिक 120 प्लस ही मतलब कि स्कोर रहा है। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने 150 में मैंने 142 का अटेम्प्ट किया था। और जहाँ तक मैं गेस पा रहा, चूँकि आयोग द्वारा अभी तक दिया नहीं गया है कि किसने कितना स्कोर किया, तो मैं जहाँ तक गेस कर पाया हूँ कि मेरा जो स्कोर रहा होगा लगभग 126 या 27 के आसपास रहा होगा। कटने उतने निगेटिव करने के बाद मेरा 25 प्लस ही मतलब रहा होगा, इससे कम नहीं होगा। तो हाँ। तो दोस्तों आज जो है ना पहली बार ये चीज़ लीक हुआ कि कितना मार्क्स जो है ना सीजीएल में सभी साथियों का, मैंने जो भी सर लोग सेलेक्ट हुए उनका हो सकता है। जैसे ने आपके बीच सोनू सर ने बताया कि 120 के प्लस में मेरा था जो अंक आया, और मनीष सर 125-26 बता रहे थे। तो समझिए इतना जो है ना इसी के आसपास, यानी हम तो कहेंगे कि 125 और 120 के आसपास जो है ना जनरल कटअप रहा होगा बिहार एसएससी सीजीएल 3 का। हाँ, और जो 4 का तैयारी कर रहे हैं उन लोग भी ध्यान देंगे कि ये कटअप अगर आप में आ रहा है, जैसे सर ने बताया कि 130 125 120 प्लस हमेशा हमको सेट में भी आता था। इस तरह से यहाँ जो है सेट में जितना भी मार्क्स है इससे ना मतलब है, लेकिन फिर भी जो है ना एक एवरेज होना चाहिए। 110 115 120 इस तरह से आते रहना चाहिए। ये होगा कि वहाँ पे आप जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो वहाँ पे बहुत आसान भी क्वेश्चन होते हैं तो वो बन जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप उस सभी को कंक्लूड करके जो है ना मार्क्स बढ़ा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सेट में कहीं कहीं से क्वेश्चन आता है तो नहीं सही ज़्यादा हो पाता है। तो ये चीज़ है कि आप जिनका भी हो निराश नहीं होंगे, अपना मेहनत करते रहिए। रिजल्ट जो है ना, अगर मेहनत सच्चा दिल से अच्छा से कर रहे हैं तो आने की संभावना बिल्कुल है, 100% है। अब लास्ट हम जानेंगे सोनू सर आप सभी के लिए क्या मैंने सजेशन देना चाहेंगे। तो सोनू सर बताएंगे कि क्या क्या करना चाहिए अभी। मैं दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी को जारी रखें और कोई मोटिवेशनल थीम अपने माइंड में रखें कि उसके चलते हम अपनी तैयारी कर सकें। तो वो परिवार के मतलब कि गार्जियन के को अपना स्वाभिमान बढ़ाने के हो भी सकता है। और अपनी तैयारी को मतलब कि आप जिस जॉब में या आप मतलब जिस हालात में हैं उसको बेहतरीन करने के लिए भी मतलब कि तैयारी में अपने मन लगा के पूरा तैयारी करें एक अच्छी लाइफ और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए भी मतलब कि जो आप जिस हालात में हैं उससे अच्छी जीवन जीने के लिए भी मतलब की तैयारी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कि तैयारी एकदम अपने दिल जान से करें। ये आप सब तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और हम आप लोग के बीच में रखे थे कि 10 से मैंने 5 से 10 या मैंने लगभग 12-13 मिनट का वीडियो होना चाहिए, जो आप लोग शॉर्ट में हर एक व्यक्ति को जान पाए कि आप कैसे तैयारी किए थे। तो हम लोग बस वो समय के साथ ही चलना चाह रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो और भी वीडियो आप सबके बीच में बनाते हैं। तो चलिए लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर सर के बातों से सहमत हैं तो आप लोग बिल्कुल अपना जो है ना पूरा मोटिवेशन लगाइए, पूरा डेडिकेशन अपने आप को खोकर रूम में पैक हो जाइए और तैयारी कीजिए। क्योंकि जो देखिए जहाँ पे है, अगर ये एक ज़िंदगी है, एक ज़िंदगी में अच्छा से अच्छा जब नहीं किए तो क्या किए? क्या लगता है आप ग्रुप डी में ही रह के जीवन बिताना चाहते हैं? क्या लगता है आपको जॉब नहीं लगेगा? क्या लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप में जो क्षमता है ना, वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति में क्षमता नहीं है। आप दुनिया को बदल सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं। कहा जाता है ना कि संसार का जो है ना मनुष्य ही जो है ना, क्या बोलते हैं, बोला जाता है
शब्द है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो परिवर्तन कब आएगा? आप मेहनत, डेडिकेशन अपने आप को दीजिएगा, बिल्कुल परिवर्तन आएगा। और हमें लगता है कि आप सक्सेस बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप एक रूटीन और जो लगन है उसको बनाए रखेंगे, बरकरार रखेंगे, तो बिल्कुल सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों मनीष सर, आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? तो हम एंड करेंगे। हाँ राहुल सर, मैं एक बात करना चाहूँ, वही फिर से मैं रिपीट कर, अपनी छोड़े नहीं। आप अपने पीछे की पारिवारिक स्थितियों को देखें कि उन्होंने जैसा जीवन जिया है, क्या मुझे भी वैसा ही जीवन जीना चाहिए। आप भले ही गरीब पैदा हुए हैं, लेकिन आपको मरना गरीब नहीं है। या बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि उन लोगों ने गरीबी में जीवन बिताया है। आपके माता पिता ने गरीबी जीवन है, आप अपने लिए ना पढ़े तो अपने माता पिता के लिए पढ़े, कि आप उनको बेहतर जीवन आप अपने बाल बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन, रहन सहन बढ़िया दे सके, इसके लिए आप पढ़े। इसलिए मैं जब कहूँगा कि पढ़ते रहे, पढ़ना कभी नहीं छोड़े। आप भले ग्रुप डी पे हो, चाहे कोई भी पोस्ट पे हो, नीचे पे हो, चाहे नहीं हो, आप बिल्कुल पढ़े। यही मेरा कहना है आप लोगों से। धन्यवाद। तो दोस्तों एकदम बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाइए, पूरा मेहनत कीजिए लगन से एकदम, और भिड़ जाइए। और एक चीज़ जो सर ने बताया कि गरीबी में हम लोग पैदा लिए हैं, गरीब परिवार में पैदा लिए हैं, तो गरीबी में मरना नहीं, गरीब परिवार में मरना नहीं। आपका मेहनत बताता है कि आप कितना अमीर बन सकते हैं, कितना बड़ा व्यक्ति बन सकते हैं, वो आपके मेहनत पर डिपेंड है। थोड़ा आराम करेंगे, बस मन करेगा और आराम करने का, लेकिन वो चीज़ को आप भूलिए। जो उम्र है, एक उम्र होता है मेहनत करने का, उस उम्र में नहीं करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि गरीबी में जब जन्म लिए हैं, गरीब में जन्म लिए हैं परिवार में, तो गरीब में मरना नहीं है, आपको मेहनत करना है और अमीर बन जाना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।